बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 21 कंप्लीट करने के बाद हमने उसके फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आज हम लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 6th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इफ यूरेनियम 92 to 33 decay twice by alpha emission, what is the resulting isotope? डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको अल्फा डिके 2 टाइम्स करवाना है यूरेनियम 92 और 233 में। जब यूरेनियम 92 233 फर्स्ट टाइम अल्फा डिके करेगा, तो आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि अल्फा डिके में आपका हीलियम 24 न्यूक्लियाई उस पेरेंट एलिमेंट में से बाहर चला जाएगा। जब हीलियम 24 पेरेंट एलिमेंट में से बाहर गया, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर -2 हो जाएगा और एटॉमिक मास नंबर -4 हो जाएगा। इस चेंज के अकॉर्डिंग अगर आप यूरेनियम 92 233 में फर्स्ट अल्फा डिके करवाएंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर 92 से कम होकर हो जाएगा 90 और इसका एटॉमिक मास नंबर 233 से रिड्यूस होकर हो जाएगा 229 और ये बनेगा आपका फर्स्ट डॉटर एलिमेंट। और ये डॉटर एलिमेंट, अब क्योंकि इसमें 2 अल्फा डिके का जिक्र है, तो ये डॉटर एलिमेंट एक और अल्फा डिके करेगा। तो इस सेकेंड अल्फा डिके में इस डॉटर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर था 90, वो रिड्यूस होकर हो जाएगा 88 और जो इसका एटॉमिक मास नंबर था 229, वो रिड्यूस होकर हो जाएगा 225। सो जो फाइनल एलिमेंट बना, उसको अगर आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में सर्च करें, तो पीरियोडिक टेबल में आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो है रेडियम। सो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा डिके जब 2 दफा हुए, तो यूरेनियम 92 233 डिके होकर रेडियम में कन्वर्ट हो गया। सो डियर स्टूडेंट, इसमें सिंपली आपने केमिकल रिएक्शन के ही रेफरेंस से, यानी 2 टाइम्स अल्फा डिके वाली इक्वेशंस के रेफरेंस से चेंज ऑफ एलिमेंट बताना है। सो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें आपका डाटा जस्ट ये है, यूरेनियम 92 233 with twice alpha emission, और आपने इसमें फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है रिजल्टिंग आइसोटोप। इसमें आपने जब सॉल्व करना है, तो पहले आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। इसका फर्स्ट अल्फा डिके जब होगा तो क्या होगा? जब इसमें फर्स्ट अल्फा डिके हुआ यूरेनियम 92 233 में, तो आपने अभी देखा कि हीलियम 24 आपका इसमें से इमर्ज हुआ इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इसके इमर्ज होने से 92 में जब आपने -2 किया, तो ये बन जाएगा 90, 233 -4 बन जाएगा 229। ये आपका फर्स्ट डॉटर न्यूक्लियाई बना। अब इस डॉटर एलिमेंट में मजीद क्या होगा? एक और अल्फा डिके होगा। तो ये था फर्स्ट अल्फा डिके। अब आप लिखेंगे सेकेंड अल्फा डिके। इसमें 90 -2 करेंगे क्योंकि अगेन एक अल्फा डिके हुआ। हीलियम 24 न्यूक्लियाई इसमें से इमर्ज हुआ, तो 90 -2 करने से जो न्यू एलिमेंट आपके पास बनेगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 88 और 229 -4 से बनेगा 225 एटॉमिक मास नंबर। सो हमने जब पीरियोडिक टेबल में देखा, तो ये था हमारे पास रेडियम। सो इसका मतलब है यूरेनियम में जब 2 अल्फा डिके हुए, तो फाइनली हमारे पास जो आइसोटोप बना वो है रेडियम 88 225।
सो डियर स्टूडेंट, ये तो था 6th न्यूमेरिकल। अब चलते हैं और देखते हैं कि 7th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, 7th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज्ड इन द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन कुछ इस तरह से है, 1H2 प्लस 1H3 यानी ड्यूट्रियम प्लस ट्रीटियम जब आपस में फ्यूज हुए तो आपको क्या मिला, हीलियम 2 4 प्लस 1 न्यूट्रॉन। ये स्टूडेंट, इसमें भी अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस में जब ये दो आपस में न्यूक्लियाई बाइंड हुए और इनके कंबाइन होने से ये दो चीजें बनी तो इसमें मैस डिफेक्ट कितना जनरेट हुआ। सो पहले आप डेल्टा एम विच इज मैस डिफेक्ट उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के बाद आप वैल्यूज अगर एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली डेल्टा एम की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसमें आपके पास जो डेटा है उसमें सिंपली ये एक इक्वेशन ही गिवन है, तो आप यही रिपीट कर देंगे। 1 न्यूट्रॉन, इसमें आपने फाइंड क्या करना है, एनर्जी रिलीज्ड दैट इज डेल्टा ई, ये आपने कैलकुलेट करनी है। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे फर्स्ट वी कैलकुलेट मैस डिफेक्ट। अगेन मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, हीलियम 2 4 और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट में मास की वैल्यूज का पता होना जरूरी है, अदरवाइज मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। डेल्टा एम में आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं वो ये हैं, तो आप लिखेंगे मास ऑफ ड्यूट्रियम प्लस मास ऑफ ट्रीटियम और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे mass of helium 2 4 plus mass of neutron। अब इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ड्यूट्रियम का मैस होता है 2.014102 और ये है एटॉमिक मास यूनिट में। सो इस U और 4 में आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर आपने ट्रीटियम का मास पुट किया तो दैट इज 3.016050 U माइनस मास ऑफ हीलियम 2 4 यहाँ पर आपने पुट करना है, दैट इज 4.002603 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको चाहिए तो ये है 1.0086665 U, सबके साथ U होगा। अब आप इन दो को जब ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर बनता है 5.030153 U माइनस, अब आपने इन दो को ऐड किया तो आपके पास बनेगा 5.011268। इन वैल्यूज को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा 0.011268 U। ये आपके पास है डेल्टा एम और आपने अब इस डेल्टा एम की वैल्यू से कैलकुलेट करनी है एनर्जी की वैल्यू। सो जब आप एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे फॉर एनर्जी डेल्टा E is equal to delta M into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा M की यही वाली वैल्यू आपने पुट करनी है, लेकिन क्योंकि आपने U की
जगह रिप्लेस कर दिया है ऑलरेडी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। सो आप सिंपली डेल्टा एम की वैल्यू ही पुट करेंगे, दैट इज 0.011268, क्योंकि 1U इक्वल है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सो आपने डायरेक्ट ही ये वैल्यू लिखी। सो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसमें आपने जब कैलकुलेशंस करनी है तो ये वैल्यूज आपने बहुत ही केयरफुली लिखनी है, क्योंकि अगर आपने इन वैल्यूज को लिखने में गड़बड़ की तो आपके आंसर में वेरिएशन आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था सिंपली एक आपका 7th न्यूमेरिकल। अब चलते हैं और 8th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ शीट ऑफ लेड 5 मिलीमीटर थिक reduces the intensity of beam of gamma rays by a factor of 0.4। यहां तक की स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास है एक लेड शीट जिसकी थिकनेस है 5 मिलीमीटर। अगर इस शीट पर गैमा रेज आप फॉल करते हैं तो जो शीट में से पास होने के बाद आपको गैमा रेज मिलेंगी उनकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू से रिड्यूस हुई होगी, और जो रिडक्शन फैक्टर इस सिचुएशन में आपको गिवन है, जिसका मतलब है I डिवाइडेड बाय I नॉट। इसमें I नॉट है ओरिजिनल नंबर ऑफ गैमा रेज जो लेड शीट में से पास होने से पहले हैं, और I वो नंबर ऑफ रेज हैं या नंबर ऑफ गैमा रेज हैं जो आपकी शीट में से पास होने के बाद हैं। इसमें अगर आप रेशो कैलकुलेट करें ओरिजिनल एंड इमर्जिंग रेडिएशंस को, तो आपके पास जो रेशो बनेगा वो है I डिवाइडेड बाय I नॉट। इस रेशो को बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर, और इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट हाफ है वहां पर रिडक्शन फैक्टर गिवन है 0.4। अगर आप इसके सेकंड हाफ स्टेटमेंट को पढ़ें तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द थिकनेस ऑफ द लेड शीट which will reduce the intensity to half of its initial value। कि अगर इस थिकनेस के साथ रिडक्शन फैक्टर 0.4 है तो वो थिकनेस लेड शीट की बताएं कि जब उसमें से गैमा रेज पास हो तो इमर्ज होने वाली रेडिएशंस के अकॉर्डिंग जो रिडक्शन फैक्टर बने, दैट इज I डिवाइडेड बाय I नॉट, वो इक्वल हो जाए हाफ के या 0.5 के। सो अब इन दोनों सिचुएशंस को कंपैरेटिवली सॉल्व करके हम कैलकुलेट करेंगे न्यू थिकनेस फॉर विच द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग गैमा रेज विल जनरेट अ रिडक्शन फैक्टर ऑफ 0.5। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डाटा बनेगा उसमें आपके पास फर्स्ट थिंग इज थिकनेस ऑफ lead sheet। इसे आप लिख दें इनिशियल थिकनेस ऑफ lead sheet दैट इज x1, और इसकी वैल्यू है 5 मिलीमीटर विच मीन्स 5 into 10 to power 3 10 to power -3 मीटर। और आपके पास जो रिड्यूसिंग या रिडक्शन फैक्टर है वो है I डिवाइडेड बाय I नॉट, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.4। इसे भी आप इनिशियल रिडक्शन फैक्टर कहें। उसके बाद आपके पास जो सेकंड सिचुएशन है वो ये है कि न्यू रिडक्शन फैक्टर आपके पास है I डिवाइडेड बाय I नॉट विच इज 0.5। इसे आप I2 भी कह सकते हैं और इसे आप I1 भी कह सकते हैं। आपने फाइंड क्या करना है, आपने इस न्यू रिडक्शन फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो थिकनेस ऑफ लेड शीट है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे न्यू थिकनेस of lead sheet
विच इज इक्वल टू x2, ये आपने फाइंड करना है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए आपने जो इक्वेशन यूज करनी है वो इक्वेशन है ये, जिसमें i इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू x है। इसमें i है आपके पास न्यू इंटेंसिटी, i नॉट है इनिशियल इंटेंसिटी, x है थिकनेस ऑफ द शीट और म्यू कहलाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। सो आपने लेड शीट के लिए पहले कैलकुलेट करना है म्यू की वैल्यू को विच इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, क्योंकि फिर दोनों सिचुएशन यानी इनिशियल थिकनेस x1 और फाइनल थिकनेस जो आपने x2 कैलकुलेट करनी है, दोनों की सिचुएशंस में आपको म्यू विच इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। सो पहले हम इन दो डेटा वैल्यू से म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर इस सिचुएशन में उसी म्यू की वैल्यू को यूज करेंगे और न्यू थिकनेस x2 कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर फर्स्ट थिकनेस x1 आपके पास रिलेशनशिप है i इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू x1। इस सिचुएशन के लिए आपके पास i ओवर आई नॉट की वैल्यू है 0.4। सो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में। आई नॉट आप इस साइड पर शिफ्ट कर लें तो ये बनेगा माइनस म्यू x1। i ओवर आई नॉट की वैल्यू है 0.4 एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू x1। इसमें आपको x1 भी गिवन है, लेकिन अभी मैं वैल्यू नहीं पुट कर रही। फर्स्ट वी विल टेक द लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपने नेचुरल लॉग लेना है। सो आप लिखेंगे नेचुरल लॉग 0.4 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू x1। इसमें जब आप 0.4 का नेचुरल लॉग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.916 और यहाँ पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल में है तो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल e का जब आप नेचुरल लॉग लेते हैं तो वो 1 ही आ जाता है। अब यहाँ से आपने म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले आप नेगेटिव साइन कैंसिल कर दें। सो आपके पास 0.916 डिवाइडेड बाय x1 विल गिव यू म्यू। यहाँ पर आपके पास x1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। सो आप जब 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और 0.916 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 183.2। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया फॉर द फर्स्ट सिचुएशन विच इज थिकनेस x1 सिचुएशन। अब आपने न्यू थिकनेस x2 के लिए इसी इक्वेशन को यूज करना है। उस इक्वेशन में अब आपको रिडक्शन फैक्टर i ओवर आई नॉट नोन है, दैट इज 0.5 और आपके पास म्यू विच इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो आपने कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ अब हो जाएगा x2 और आप इन्हीं स्टेप्स को ऑलमोस्ट फॉलो करेंगे और x2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो आपके पास सेकेंड सिचुएशन होगी फॉर न्यू थिकनेस x2 we have I is equal to I naught exponential minus mu x2। अगेन इससे पहले इस फॉर्म में चेंज करें आप। अब हम अगेन इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लेंगे तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आपने इन इक्वेशंस का लॉग लेना है तो आपके पास होगा नेचुरल लॉग i ओवर आई नॉट
which is equal to natural log of exponential minus mu x2 I over I नॉट की जो न्यू वैल्यू है दैट इज 0.5 और अगेन इस साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट माइनस म्यू x2 नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 जब आप फाइंड करेंगे तो ये होगा माइनस 0.693 और म्यू की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की दैट इज 183.2 तो माइनस 183.2 x2 अगेन नेगेटिव दोनों साइड पर कैंसिल हो जाएगा और आप जब 0.693 को डिवाइड करेंगे 183.2 से तो आपके पास x2 की जो वैल्यू आएगी वो है 3.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर या 3.78 मिलीमीटर। सो डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी वो न्यू थिकनेस। अगर आप लेड शीट की थिकनेस को 5 मिलीमीटर से चेंज करते हैं और बनाते हैं 3.78 मिलीमीटर तो आपके पास रिडक्शन फैक्टर बन जाता है 0.5। सो अब चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ if the count rate at a distance of 1 meter from GM counter is 360 counts per minute, what will be its count rate at 3 meter from the source? Dear student, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि GM काउंटर में अगर आपने रेडियो एक्टिव सोर्स को उसके डिटेक्टर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया तो वो जो काउंट रेट आपको दे रहा है दैट इज 360 काउंट्स इन 1 मिनट। अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ा देते हैं यानी रेडियोएक्टिव सोर्स को दूर कर देते हैं और 1 मीटर से आप चले जाते हैं 3 मीटर के डिस्टेंस तक तो जो काउंट रेट होगा वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि अभी आपने जीएम काउंटर को रेडियोएक्टिव सोर्स से दूर कर दिया है। सो काउंट रेट रिड्यूस हो जाएगा और कितना रिड्यूस होकर काउंट रेट मिलेगा ये आपने कैलकुलेट करना है। और ये भी कहा गया है कि जो डिस्टेंस है और काउंट रेट है ये ओबे करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर हम n से इंडिकेट करते हैं काउंट्स को और r से इंडिकेट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द रेडियोएक्टिव सोर्स एंड डिटेक्टर तो आपका जो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन रिलेशनशिप बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा विच इज n प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर। इसको अगर आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी n इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और दोनों डिस्टेंस के लिए काउंट रेट की इक्वेशंस बनाकर उन्हें जब आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट द न्यू काउंट रेट। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो डाटा है उसमें जो फर्स्ट आपको डिस्टेंस गिवन है इनिशियल डिस्टेंस वो है r1 दैट इज 1 मीटर और आपके पास जो इनिशियल काउंट रेट आया वो है लेट्स सपोज n1 और इसकी वैल्यू है 360 काउंट्स पर मिनट। आपको जो फाइनल डिस्टेंस दिया गया वो है r2 और उसकी वैल्यू है 3 मीटर और आपसे फाइंड करने को कहा गया कि जब आपने डिस्टेंस 1 से 3 मीटर तक इंक्रीज कर दिया तो न्यू काउंट रेट n2 कितना आया। और ये भी आपको बताया गया है कि ये काउंट रेट और डिस्टेंस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सो उसे आप यूज करेंगे सॉल्यूशन में
और देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस एंड काउंट रेट बनता है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास जो इनिशियल काउंट रेट था वो ओबे कर रहा था इनवर्स स्क्वायर लॉ को, और इससे अगर आप इक्वालिटी में कन्वर्जन करते हैं तो आएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर, या इक्वेशन नंबर 1 कर लें। न्यू काउंट रेट n2 भी ऑब्वियसली इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा और आपके पास इक्वेशन बनेगी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं रिलेटेड टू द काउंट रेट एंड द डिस्टेंस। अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, n2 डिवाइडेड बाय n1। पहले आप ये वाली साइड लिखेंगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा n2 डिवाइडेड बाय n1, या r1 स्क्वायर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और r2 स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से आपने फाइंड करना है n2 विच इज द न्यू काउंट रेट। सो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी, r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर। n1 की वैल्यू आपको गिवन थी 360, r1 था 1 मीटर और r2 की वैल्यू आपको गिवन थी 3 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40 काउंट्स पर मिनट। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जब आपका डिस्टेंस 1 मीटर से 3 मीटर तक इंक्रीज हुआ तो काउंट रेट 360 पर मिनट से रिड्यूस होकर बन गया 40 काउंट्स पर मिनट। सो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं और देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। अ 75 kg पर्सन receives a whole body radiation dose of 25 millirad delivered by alpha particle। क्वेश्चन में यहाँ तक ये बताया गया है कि 75 kg एक मैस है, उस पर अल्फा रेडिएशंस फॉल हुई और जो उसने डोज रिसीव की वो डोज थी 24 मिलीरेड, और अल्फा पार्टिकल्स का जो RBE फैक्टर है जिसे कहा जाता है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर, जिसका मतलब होता है कि आपके बॉडी पर अगर डिफरेंट अल्फा बीटा गैमा डिफरेंट रेज की सेम अमाउंट फॉल करती है तो उनका डैमेज एक जैसा नहीं होता। हर रेडिएशन की जो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सो अल्फा का जो RBE फैक्टर है वो है 12, और आपसे कहा गया कि अगर ये सिचुएशंस हैं तो बताएं इस पर्सन ने कितनी एनर्जी अल्फा रेडिएशंस की एब्जॉर्ब की इन जाउल, और साथ ही आपने बताना है इक्विवेलेंट डोज इन रेम। सो इस क्वेश्चन में आपको 3 डाटा वैल्यूज गिवन हैं और इन 3 डाटा वैल्यूज को यूज करके आपने एब्जॉर्ब्ड डोज बाय द पर्सन एंड इक्विवेलेंट डोज फाइंड करनी है। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एंड इक्विवेलेंट डोज, 2 वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास 3 डाटा वैल्यूज थी उनमें से फर्स्ट डाटा वैल्यू है mass of the person that is 75 kg, फिर जो डोज एब्जॉर्ब की उसने that is 24 मिलीरेड, मिली को आप 10 to power -3 रेड के अकॉर्डिंग लिखेंगे और इसको फर्दर आपने कन्वर्ट किया ग्रे में एक और यूनिट में और 1 रेड
0.01 ग्रे के इक्वल है। सो अगर 1 रेड इतने ग्रे के इक्वल है तो आपने रेड से अगर ग्रे में कन्वर्जन करनी है तो आप 24 इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे में। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आपने कन्वर्जन इस एब्जॉर्ब डोज की जाउल में की है, क्योंकि 1 ग्रे आपके पास 1 जाउल पर केजी के इक्वल है। यहाँ पर आपने जो 24 मिली की वैल्यू है उसके साथ जब 0.01 ग्रे मल्टीप्लाई किया तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जाउल पर केजी में कन्वर्जन है। सो यहाँ पर आपने डोज को 24 मिली रेड से कन्वर्ट कर लिया ग्रे में या जाउल पर केजी में। उसके बाद RBE फैक्टर 12 गिवन था, वो आपने लिखा। फिर आपने फाइंड करनी थी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और इसकी इक्वेशन है मास इनटू डोज। जो डोज उसने एब्जॉर्ब की उसको उसके होल बॉडी मास के साथ आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द एनर्जी एब्जॉर्ब। फिर आपने इक्विवेलेंट डोज कैलकुलेट करनी है, तो इक्विवेलेंट डोज में आपने जो डोज एब्जॉर्ब हुई है उसको RBE फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द इक्विवेलेंट डोज। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे एब्जॉर्ब्ड एनर्जी which is equal to mass into dose। mass है आपके पास 75 kg और डोज की वैल्यू है 24 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 जाउल। ये है केजी और ये है जाउल पर केजी। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 18 इंटू 10⁻³ जाउल। ये आपके पास एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब आपने जो सेकंड इसमें कैलकुलेशन करनी है दैट इज इक्विवेलेंट डोज। सो इक्विवेलेंट डोज कैलकुलेट करने के लिए आपने जो इक्वेशन यूज करनी है दैट इज डोज प्लस RBE फैक्टर। आपके पास जो डोज की वैल्यू है वो आपने डेटा में लिखी दैट इज 24 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 और RBE फैक्टर है 12। जब आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आंसर बनेगा दैट इज 2.88 इंटू 10⁻³ सीवरेट। यहाँ से आपने जो इक्विवेलेंट डोज कैलकुलेट की वो है सीवरेट में, और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्विवेलेंट डोज इन रेम कैलकुलेट करें। तो इस सीवरेट से जब आपने रेम में कन्वर्जन करनी है तो उसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप है एज वी नो 1 रेम इज इक्वल टू 0.01 सीवरेट। इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर आपने सीवरेट से रेम में कन्वर्जन करना है तो आप सिंपली इस इक्विवेलेंट डोज को डिवाइड कर देंगे 0.01 से। सो इक्विवेलेंट डोज आपके पास होगा 2.88 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.01 इन रेम। तो आपके पास इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू आएगी 0.29 रेम। सो डियर स्टूडेंट, इसमें आपने जो एनर्जी एब्जॉर्ब थी उसे कैलकुलेट किया सिंपली मास और डोज वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, और फिर जब आपने इक्विवेलेंट डोज कैलकुलेट करनी थी तो आपने डोज को RBE फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। RBE फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट डोज का आंसर आता है वो सीवरेट में आता है, और आपसे कहा गया है कि उसे रेम में कैलकुलेट करें। सो रेम में कैलकुलेट करने के लिए आपने 0.01 से
डेटा वैल्यू को, जो ये वैल्यू है, इसको डिवाइड किया तो आपका इक्विवेलेंट डोज 0.29 रैम में कन्वर्ट हो गया। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं और साथ ही पार्ट 2 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर भी अपने एंडिंग तक पहुंच गया। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।